इन क्लास 11 अंडर द BST आप लोगों ने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, पढ़ा था? उसमें क्या था? सो इन इंडिया देयर आर 5 stages or the 5 forms of business. First is sole proprietorship, number 2 is partnership, number 3rd is company, joint stock company or the company, number 4 is joint Hindu family business, number 5th is cooperative societies. ठीक है? अकाउंटेंसी के अंदर क्लास 11th में हमने अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया था पूरा, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस आप करें तो आपको क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करनी होती, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करना होता है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी। इन क्लास 12 अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अंडर द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट क्या बनाते हैं, अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, रिटायरमेंट में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, डेथ में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और लास्ट की पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है, बंद होती है, वाइंड अप होती है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब हम थर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं, एंड थर्ड फॉर्म इज कंपनीज। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग फॉर कंपनीज हमें थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कंपनी क्या क्या होती है और हाउ द कंपनी विल फंक्शंस। सो स्टार्टिंग विद द फीचर्स, द फर्स्ट फीचर इज बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कि जब भी आपको कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, सो फोरमोस्ट थिंग इज कि आपको कंपनीज एक्ट 2013 लॉ के हिसाब से अपनी कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और ये रजिस्ट्रेशन कहां होगा? रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा। नो वन विल स्टार्ट और इनकॉर्पोरेट अ कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिस का नाम है, उस ऑफिस का नाम क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो, तो पहले उसने बोला है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, जनरली इन इंडिया कंपनीज आर फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर कंपनीज लॉ एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो अगर आपको कोई बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो आप कंपनीज एक्ट 2013 इंप्लीमेंट नहीं होगा। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज खोलने के लिए बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट है, दूसरा एक्ट है। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्सेप्ट द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, हर कंपनीज में कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन अप्लाइड होंगे। बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट दूसरा है, उसके प्रोविजंस, उसके रूल्स एंड एप्लीकेशंस अप्लाइड। दूसरा लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। सो in companies actual or the true separate legal entity concept will be followed। इसमें ही फॉलोड होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट फॉलोड होता ही नहीं। एलएलपी में हो सकता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप और बेसिक पार्टनरशिप जिसे हम ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बोलते हैं, वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है। कंपनी के अंदर बिजनेस और उसके ओनर की जो पहचान है वो अलग अलग। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी। हर एक शेयर होल्डर्स, जो भी कंपनी का ओनर है, शेयर होल्डर है, उसकी लायबिलिटी कितनी है? लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब कितनी है? जितना कंट्रीब्यूशन उसने कर रखा है, जितना कैपिटल शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के अंदर, उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतने पैसे तक ही है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जो ओनर हैं, ओनर मींस शेयर होल्डर्स जो हैं, उनका जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने रुपए तक की। नाउ फोर्थ, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यह है कि किसी भी मेंबर या शेयर होल्डर्स के आने या जाने से बिजनेस ऑपरेशंस रुकेंगे नहीं, बिजनेस ऑपरेशंस हमेशा
चलते रहेंगे। परपेचुअल सक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी कंपनी का। अंडर द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में 3 लोग मिल के बिजनेस कर रहे थे और 2 लोग इंसॉल्वेंट हो गए, तो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, वाइंड अप करनी पड़ेगी। बट इन द कंपनीज, अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाए या कोई मेंबर नया ऐड हो जाए या कोई मेंबर इनसेन हो जाए, तो आपका बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस अफेयर्स, बिजनेस ऑपरेशंस हमेशा चलते रहेंगे। फोर्थ, कॉमन सील। कॉमन सील क्या थी? कल हमारी बात हुई थी कि कॉमन सील एक्ट एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, बिकॉज द थिंग इज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी हिटसेल्फ और हम herself cannot sign its document. तो common seal act as a official signature of the company. Official seal means मोहर की बात हो रही है, जिसे हम हिंदी में मोहर बोलते हैं। मोहर लगते हैं ना, ठीक है। तो मोहर का क्या काम है? मोहर का क्या पर्पज होता है? मोहर का पर्पज होता है कि वो जो कॉमन सील, जो वो सील है, वो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है उस कंपनी का। नेक्स्ट था transferability of shares. Under the companies, you can easily transfer your shares to another person. जबकि in the partnership और sole proprietorship, आप अपने शेयर का ट्रांसफर नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मे sue और टू बी sued। कंपनी खुद के नाम से अगर कंपनी के ऊपर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई है कि अगर उसे कोर्ट में जाना पड़े, तो कंपनी अपने नाम से कोर्ट में जाके जिसने कंपनी के अपोजिशंस में कुछ काम किए हैं उसे सू भी कर सकता है और कंपनी के ऊपर कोई और आदमी भी सू कर सकता है। अंडर द पार्टनरशिप और द सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म के ऊपर कोई केस नहीं होगा। किसके ऊपर होगा? बिजनेस को चलाने वाले के ऊपर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन चला रहा है? सोल प्रोप्राइटर। तो जब भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो कोर्ट में आप किसके खिलाफ अर्जी दोगे, रिक्वेस्ट दोगे? आप ओनर के खिलाफ दोगे। बट इन द कंपनीज के ऊपर भी और कंपनीज खुद भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो कंपनीज अपनी रिक्वेस्ट कोर्ट में डाल सकती है। और अगर किसी को कंपनीज के खिलाफ है तो आप किसके ऊपर जा सकते हैं? कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आपने एक फोन खरीदा, फोन जो आप जिस कंपनी का आपने खरीदा उसने कुछ प्रोमिसेस किए हुए थे, ठीक है, कि ये फोन ऐसा होगा, ये होगा, ये वाटर रेजिस्टेंस है और बहुत सारे ऐसे कुछ फीचर्स आपको बताए हुए थे। आपने उस फोन को यूज किया और यूज करने के बाद पता चला कि भाई जितने फीचर्स कंपनी आपको बता रही है उतने फीचर्स उस फोन में नहीं है। तो अब आप कंपनी के ऊपर केस करोगे तो किसके नाम पे करोगे? जिसने आपको वो बेचा उस दुकानदार के ऊपर केस होगा या कंपनी के ऊपर केस होने वाला है? कंपनी के ऊपर केस होने वाला है। आ रही है बस समझ? दिस इज द बेसिक एग्जांपल। नेक्स्ट आज का स्टार्ट करेंगे यहां से। ये तो कल हमने पढ़ लिया इसलिए हमने फटाफट निपटा दिया। अब जो नहीं आया था वो उसकी, हाँ चलो। नाउ लुक, द अनदर थिंग इज काइंड ऑफ कंपनीज, कि कितनी तरह की कंपनीज होती हैं, उसके बारे में ये कंसेप्ट है। कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी और इट्स मेंबरशिप। नाउ लुक, क्लासिफिकेशन, whenever we have to do classification, foremost thing is कि हमें कुछ बेसिस पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला इन दो बच्चों का क्लासिफिकेशन करना है, कंपैरिजन करना है, तो मुझे बेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना। पहला बेस हो सकता है हाइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट मैं इन दोनों का क्या करूंगा? क्लासिफिकेशन। दूसरा बेस हो सकता है वेट, तीसरा हो सकता है यूनिट जो हमारा पीटी हुआ उसके मार्क्स। सो फॉर कंपेयरिंग द टू स्टूडेंट वी हैव टू आइडेंटिफाई द बेस, और वही दो आइडेंटिफिकेशन यहां पर बोल रखा है कि कंपनी का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी भी हो सकता है और ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? अभी क्या बात हो रही है? कंपनीज का क्लासिफिकेशन के बेसिस ऊपर लिखे हुए ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। अब उसने बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर द कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। दैट मींस
अगर मैं लायबिलिटी के हिसाब से देखूं, अगर मैं लायबिलिटीज के हिसाब से बाइफर्केट करूं कंपनीज को, तो कंपनीज कितने टाइप्स की होने वाली है? 3। पहली क्या है? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अब इसका नाम ही आपको इसके बारे में बताएगा, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू of shares held by them. If a member has paid the full amount of her share, there is no liability on his part whatsoever may be for the debt of the company. अब यहां पर बात करें, यहां पर लिखा हुआ है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अंडर दिस टाइप ऑफ कंपनीज जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी कितने रुपए तक की है? जितने रुपए का नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू शेयर का था। अब यहां पर एक दो चीजें आपके लिए नहीं है, जैसे नॉमिनल वैल्यू क्या होने वाली है, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, ठीक है? नॉमिनल वैल्यू का मतलब है शेयर का फेस प्राइस कितना है, एक शेयर कितने रुपए का कंपनी ने इशू किया, उस वैल्यू को अभी इजीली हम समझ सकते हैं नॉमिनल वैल्यू से। एक शेयर कंपनी ने कितने का इशू किया, उस वैल्यू को अभी हम क्या बोल रहे हैं? नॉमिनल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आपकी एक कंपनी थी, उसमें आपने एक शेयर 100 रुपए का इशू किया। कितने रुपए का? 100 रुपए का। तो जो वो इशू प्राइस है, हम उस वैल्यू को क्या बोल रहे हैं? नॉमिनल वैल्यू, या फिर इसका एक और नाम हो जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर इज 100 रुपए। अगर दूसरी कंपनी 10 रुपए का शेयर इशू कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर इज 10 रुपीज और द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट शेयर इज 10 रुपीज। सो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर मीन्स अंडर दिस कंपनी द ओनर, और ओनर आर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितने की है? जितने रुपए का नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर से। और अगर शेयर होल्डर्स ने वो पूरा नॉमिनल वैल्यू, जितने रुपए का वो शेयर था, कंपनी को उतने रुपए पैसे दे रखे हैं, तो उसकी लायबिलिटी अब कुछ, क्योंकि उसने क्या दे दिया? पैसा ऑलरेडी पे कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी शेयर इशू करेगी 100 रुपए की, अभी कंपनी को सिर्फ 50 रुपए की जरूरत थी, आपको बता दिया यू आर माई शेयर होल्डर्स, 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 100 रुपए का नॉमिनल वैल्यू है, आप अभी हमें सिर्फ 50 रुपए दे दो। तो अभी भी आपके पास, आपको एक शेयर अलॉट हो गया, एक शेयर मिल गया, था कितने रुपए का? 100। आपने कितने रुपए दिए? 50। तो 50 रुपए अभी और देने, तो आपकी लायबिलिटी अब कितने की है टुवर्ड्स द कंपनी? 50 रुपए की। ठीक है, बात समझ आ रही है? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर मीन्स अंडर दिस कंपनीज जो ओनर होने वाले हैं, जो शेयर होल्डर्स होने वाले हैं, उनकी लायबिलिटी सिर्फ कितने रुपए तक की है? जितने रुपए का शेयर्स है भाई, जितने रुपए का शेयर्स। देयर इज नो लायबिलिटी ऑन हिज पार्ट व्हाटसोएवर मे बी फॉर द डेप्थ ऑफ द कंपनी। अब इसने बोला उसके अलावा, फेस वैल्यू के अलावा कंपनी के ऊपर कितने का उधार है, कंपनी के ऊपर कितने का डेट है, इनका उससे कोई मतलब तो है, मतलब इनके ऊपर अब कोई ऑब्लिगेशंस नहीं आएगी कि कंपनी के ऊपर इतने का उधार है, इतने का लोन है, तो आप हमें और पैसा दो। जितने रुपए का फेस वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू थी, अगर उतना रुपए शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दे दिया है, कंपनी के पास उतना पैसा आ गया, तो उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने रुपए तक की थी। बाकी कंपनी के ऊपर कितने का डेट है, उसका ऑब्लिगेशन उन शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक, ही नीड नॉट पे अ सिंगल पैसे फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। लिखा है ना यहां पर, शेयर होल्डर्स को क्या अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर लिए, 10 रुपए के हिसाब से मैं 10 शेयर का ओनर बन गया उस कंपनी का, कितने रुपए देने हैं? 100। कंपनी के मुझे, मेरे ऊपर अब ऑब्लिगेशंस नहीं आने वाले, मैंने सिर्फ कितने रुपए देने हैं? 100। ठीक है, मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से एक भी पैसा। However, if there is any liability involved, it can be enforced during the existence of the company as well as
ड्यूरिंग द वाइंड अप। उसने आगे लिखा है एनी लायबिलिटी इन्वॉल्व इट कैन बी एनफोर्स ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एज वेल एज ड्यूरिंग द वाइंड अप। अब इस दौरान अगर कोई लायबिलिटी आ जाती है तो ओनर के ऊपर तो कोई लायबिलिटी, सॉरी शेयर होल्डर्स के ऊपर तो कोई लायबिलिटी नहीं आएगी अपार्ट फ्रॉम द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू। बट जब कंपनीज का एग्जिस्टेंस मतलब जब शुरुआत हो रही है या फिर वाइंड अप का केस आ रहा होता है तो उस वक्त जो ट्रीटमेंट ऑब्लिगेशंस का होगा वो ट्रीटमेंट कंपनीज के फंड से होने वाला है। अब दूसरा आ जाता है, सेकेंड थिंग इज कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। In this case, the liability of its member is limited to the amount they undertake to contribute in the event of the company being wind up. Thus, the liability of member will arise only in the event of its winding up. Second type of companies is companies limited by guarantee. Under this case, जो member हैं वो गारंटी दे रहे हैं कि हम इतना पैसा कंपनीज के वाइंड अप में देंगे। हम गारंटी ले रहे हैं मतलब मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनीज टेक द गारंटी कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वाइंड अप के वक्त जितना पैसा देना होगा वो पैसा कौन देंगे? शेयर होल्डर्स देंगे। तो इनकी लायबिलिटी सिर्फ कब आएगी? इनकी लायबिलिटी आती है उस वक्त जब कंपनी वाइंड अप हो रही है या क्लोज हो रही है। और क्लोज भी ऐसी नहीं हो सकती, क्लोज भी कैसी होगी? एज पर द लॉ। ठीक है। नंबर थर्ड, अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज में क्या बोल रहा है? व्हेन देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर द कंपनी इज कॉल्ड एन अनलिमिटेड कंपनी। व्हेन द कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस। थर्ड क्या है? अनलिमिटेड कंपनी। दैट मीन्स अंडर दिस कंपनीज जो मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। अगर फर्म के डेट ज्यादा हैं तो जो मेंबर हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज होगी फर्म के डेट देने के लिए। ठीक है, ठीक है। द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर कैन बी यूज फॉर द पर्पस। इन अदर वर्ड्स द क्रेडिटर कैन क्लेम देयर ड्यूज फ्रॉम इट्स मेंबर। इसका मतलब यह है कि जो क्रेडिटर्स हैं जिनके पैसे हमने पे करने हैं, जिनके ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर हैं, वो क्लेम कर सकते हैं किससे? मेंबर से कि हमारा पैसा दो। Such companies are not found in the India even though permitted by the Companies Act. ऐसी कंपनीज इंडिया के अंदर इन कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने की परमिशंस नहीं है। इंडिया के अंदर इन कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने की परमिशंस नहीं है। चलो अब नीचे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स द कंपनीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। चलो अब पहला था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी में कितनी तरह की आई? 3 तरह की आई। फर्स्ट क्या थी? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें क्या है? सिर्फ एसेंस समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना है कि जो शेयर होल्डर्स है उसकी लायबिलिटी कितने रुपए तक की है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जितने रुपए का उसने शेयर्स खरीदा था। अगर उसने पूरे पैसे दे दिए उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर उसने आधे पैसे दिए हुए हैं तो आधे रुपए की जितने रुपए रहा हुआ है उसकी लायबिलिटी है। दूसरा क्या है? कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या है? जो मेंबर है वो कंपनीज के वाइंड अप जब होती है कंपनीज उस वक्त क्या लेते हैं? गारंटी कि हम लायबिलिटी कौन चुकाएगा? हम चुकाएंगे। तो इनकी लायबिलिटी कब आएगी? इनकी लायबिलिटी कब बढ़ाई जाएगी? जब वाइंड अप होगा। और थर्ड क्या है? अनलिमिटेड कंपनीज। इसमें क्या होता है? जो मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बेसिस इतना ही आपको समझना है इन तीनों में। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबरशिप। चलो कितने मेंबर हो सकते हैं? सबसे पहला क्या है? पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये लिखा हुआ है इज अ कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। और ये क्या नहीं हो सकती? किसी भी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी नहीं हो सकती। सब्सिडरी कंपनी का मतलब समझ आ रहा है? सब्सिडरी कंपनी का मतलब, सब्सिडरी कंपनी का मतलब बेटा
कैसे समझेंगे सब्सिडरी कंपनी मीन्स? हाँ जी, हाँ, रिलायंस की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है, बहुत सारे ग्रुप्स की बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनी है। सब्सिडरीज कंपनी का मतलब है कि आमतौर पे जनरल अगर हम बोल सकते हैं किसी ग्रुप की छोटी छोटी कंपनी तो हम सब्सिडरी कंपनी बोल रहे हैं। जैसे रियल जूस पीते हो? नहीं पीते। बी नेचुरल पीते हो? नहीं पीते। बी नेचुरल सुना है? ठीक है। किस ब्रांड का है, किस कंपनी का है? आईटीसी का है। इसका है? आईटीसी का है। तो आईटीसी तो एक ग्रुप है, आईटीसी का तो बहुत प्रोडक्ट, बहुत बिजनेसेस हैं, बहुत अलग अलग सेक्टर में बिजनेस है। तो जो बी नेचुरल है वो उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, बी नेचुरल तो वैसे ब्रांड नेम है, बी नेचुरल तो एक ब्रांड नेम है, और बी नेचुरल जो बना रही है कंपनीज वो उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। तो सब्सिडरी कंपनीज का मतलब होता है वो कंपनी जिसकी एक होल्डिंग कंपनीज होती है, पेरेंट कंपनीज होती है। ठीक है, पेरेंट कंपनी नेस्ले, और पेरेंट कंपनी के बहुत सारे छोटी छोटी कंपनीज खोली भी होती हैं। ठीक है, उसको होल्ड कौन करेगा? जैसे छोटे से एग्जांपल और बता देता हूं। एसबीआई का नाम सुना है? ग्रामीण बैंक का नाम सुना है? उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। तो हम बोल सकते हैं ग्रामीण बैंक इज एन अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एसबीआई। ठीक है, ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम बोलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ पेरेंट कंपनी और ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक इज अ सब्सिडरी। ठीक है, चलो, बट एग्जाम्पल हमने गलत दे दिया है क्योंकि बैंकिंग के लिए बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट है। बात समझ आ रही है? बैंकिंग के लिए, क्योंकि एसबीआई इज अ बैंक और ग्रामीण बैंक भी बैंक है, तो बैंकिंग के लिए कंपनीज एक्ट 2013 इंप्लीमेंट नहीं होगा। बैंकिंग के लिए बैंक का अलग से अपना लॉ बन रखा है जिसका नाम है बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, नेस्ले का एग्जांपल ले सकते हैं, टाटा का बहुत सारे एग्जांपल है। जितने बड़े बड़े ग्रुप हैं उनकी एक पेरेंट कंपनी है और बहुत सारी सब्सिडी कंपनी है। चलो आगे उसने लिखा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी हो सकती है? वो ये है, रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। प्राइवेट कंपनी वो है जिसके अंदर शेयर्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता, जिसके अंदर शेयर्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव 2%। प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने लोग होने चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी 1% कंपनी। ओपीसी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? आगे क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉइज की बात नहीं हो रही है। एम्प्लॉइज तो एम्प्लॉइज, हम मेंबर की बात कर रहे हैं। मेंबर मीन्स ओनर की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम ओनर कितने हो सकते हैं? 200। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। और वन ऑफ द फीचर, मेन फीचर क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं हो सकते। अब एग्जांपल समझा रहा हूं। हमने बोला कि हमने 50 लोगों ने मिलकर एक कंपनी खोली। कितने लोगों ने? 50। तो जो शेयर रागनी के पास होगा वो शेयर ये अब ट्रांसफर नहीं कर सकती किसी और को। और ये बात समझ, ये शेयर्स अब ये ट्रांसफर नहीं कर सकती किसी और को। ये ओनर बन गई है, मेंबर बन गई है, ये मेंबर रहेगी मेरी। अब ये नहीं है कि ये कल के दिन किसी XYZ को अपने शेयर्स दे देगी और उसको अपने शेयर्स बेच के निकल जाएगी। जबकि पब्लिक कंपनी में क्या होगा? ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउ द लुक, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम नंबर 200। पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर BST 11 में सब होगा। कितने होते थे मिनिमम मेंबर? 7। मिनिमम मेंबर कितने? 7। और मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकता है। और फीचर क्या है? फीचर यह है कि अंडर द पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है? शेयर ट्रांसफर। चलो ओपीसी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, 3 पार्ट फटाफट। ओनली पब्लिक कंपनी, ओनली पब्लिक कंपनी, सारी पब्लिक है। कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर ही नहीं सकती।
ठीक है, वो सारी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं वो सारी कौन सी हैं? पब्लिक कंपनीज है। कोई भी प्राइवेट कंपनी, हाँ सब पब्लिक, सब छोटी से छोटी कंपनीज भी जो लिस्टेड है उसके अंदर वो सारी पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज वाले, लिस्टेड वाले, प्राइवेट कंपनीज को अगर फंड चाहिए तो मैं नए नए मेंबर जोड़ता रहूंगा। पुराने मेंबर एग्जिट कैसे ले सकते हैं? मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ओनरशिप छोड़नी है तो वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को वो बेच देंगे ना, पब्लिक को नहीं बेच सकते, कभी पब्लिक को नहीं बेच सकते। प्राइवेट कंपनीज के अंदर पब्लिक, आम जनता को नहीं बेच सकते। ये लोग मेरे मेंबर बन गए, किसी और को नहीं बेच सकते। अब किसको देनी पड़ेगी ओनरशिप? या तो मेंबर को ही देगा, ठीक है, बाहर नहीं दे सकते आप, जनरल पब्लिक को नहीं सकते। जबकि पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी पैसा ही किससे उठाएगी, इसीलिए उसका नाम ही क्या रखा हुआ है? पब्लिक। वो कंपनीज जो अपने फंड रेज पब्लिक से करे, पब्लिक कंपनीज हैं। और बहुत सारे हैं, अभी बताऊंगा कि प्राइवेट कंपनीज के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो कैसे फंड रेज कर सकती है। चलो ओपीसी के बारे में देख लेते हैं। ओपीसी क्या होता है भाई? नाम से ही पता चल रहा है। कितने मेंबर होंगे? ओनली एक। और रूल थर्ड क्या बोल रहा है? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म ओपीसी। ओपीसी कौन फॉर्म कर सकता है? जो इंडियन, ठीक है, रेजिडेंट और सिटीजन हो और रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म ओपीसी। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। क्या नहीं कर सकता है वो? नॉन बैंकिंग, ठीक है। और पेड अप शेयर कैपिटल किससे ज्यादा नहीं हो सकती है? 50 लाख से ज्यादा कैपिटल नहीं हो सकती पेड अप कैपिटल। और उसका टर्नओवर कितने रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है? 2 लाख। ये सारी कंडीशंस हैं ओपीसी खोलने के लिए कि आपकी सेल्स 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कौन सा बिजनेस नहीं करोगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। रेजिडेंट का मतलब समझ आता है? क्या होता है रेजिडेंट? नहीं, आधार कार्ड। सिटीजन, अरे सिटीजन और रेजिडेंट में मतलब पता है? सिटीजन रेजिडेंट सेम है? कितने डेज? हाँ 180 डेज। 180 डेज वाला क्लॉज है रेजिडेंट में। सिटीजन तो कोई भी जो इंडिया में जिसने बर्थ ले लिया वो क्या बन गया? जरूरी थोड़ी है यहां रहेगा, जरूरी है यहां रहेगा? नहीं, बाहर रह रहा है इतने साल। रेजिडेंट की क्लॉज ये है कि भाई 180 डेज, 180 डेज उसके क्या होने चाहिए? इंडिया में गुजरने चाहिए। मतलब करंट ईयर, मतलब हर साल वैसे ही होगा 180 डेज 180 डेज 180 डेज उसके गुजरने चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मेन। यहां तक सिर्फ बेसिस है, आपको सिर्फ याद कुछ नहीं करना है, लॉजिक सबके पता होने चाहिए। बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, कंपनी एज पर दी वाइबिलिटी कितनी तरह की कंपनीज हैं, और अगर बात किया जाए मेंबरशिप के हिसाब से तो कितनी तरह की कंपनी। बेसिक फीचर सबके बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं यहां पर शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। A company being an artificial person cannot generate its own capital which has necessarily to be collected from several person। वो बोल रहा है कि कंपनी being an artificial person खुद कैपिटल को जनरेट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए जरूरत बन जाती है कि वो क्या करे? बहुत सारे लोगों से कैपिटल कलेक्ट करे। These person are known as shareholders and the amount contributed by them is called share capital। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। कंपनीज के बारे में क्या बताया जा रहा है? कंपनीज बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैपिटल को अरेंज कैसे कर रही है? बहुत सारे लोगों से कर रही है। जो लोग उस
कंपनीज को पैसा दे रहे हैं वो कहलाएंगे शेयर होल्डर्स, और जो उनका पैसा है जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज वेरी वेरी लार्ज, a separate capital account cannot be open for each one of them। फिर आगे उसने बोला है क्योंकि कंपनीज के अंदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मतलब नंबर ऑफ ओनर कितने हैं, बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए हम अलग अलग अकाउंट हर ओनर का, हर शेयर होल्डर्स का नहीं मेंटेन करते हैं। अंडर द पार्टनरशिप कल भी हमने डिस्कस किया था, आपके पास क्वेश्चन कितने आते हैं कि 3 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं या ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर हो सकते हैं। तो अगर 50 पार्टनर हैं तो आप 50 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, बट आप 2 लाख लोगों का कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ठीक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में तो ओनर कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं। तो अगर आपके करोड़ों ओनर हैं, करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, सो इट नॉट अ फिजिबल थिंग, ये फिजिबल नहीं होगा कि आप करोड़ लोगों का क्या बना पाए। तो हम क्या करते हैं, आगे लिखा हुआ है, अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन फॉर ईच वन ऑफ देम, हेंस इनम्यूरेबल स्ट्रीम्स ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मर्ज देयर आइडेंटिटीज इन अ कॉमन कैपिटल अकाउंट कॉल्ड एज शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे ओनर का कंबाइंडली एक अकाउंट बना रहे हैं और उस अकाउंट का नाम क्या रखेंगे, उस अकाउंट को क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका एक टोटल शेयर कैपिटल अकाउंट है ये, ठीक है, उन सबका कैपिटल अकाउंट है ये। जितने भी ओनर होंगे उन सबका कंबाइंडली एक ही अकाउंट बनेगा और उसका क्या नाम होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी तरह की शेयर कैपिटल होती है। द वेरी फर्स्ट इज ऑथराइज कैपिटल, इसका दूसरा भी नाम है नॉमिनल कैपिटल, याद रखना क्या नाम बोलते हैं इसे, नॉमिनल कैपिटल। फर्स्ट क्या लिखा है, ऑथराइज कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स एमओए। द कंपनीज कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता था एमओए। एमओए क्या होता था और एओए क्या होता है, एओए और एमओए याद है कुछ, ये तो फुल फॉर्म है। एओए में क्या लिखते हैं, एमओए में बेसिक हम चीजें अगर इंटरनल अफेयर्स को चलाने के लिए, बिजनेस के इंटरनल अफेयर्स को चलाने के लिए जो भी प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस आप बनाओगे वो एओए में लिखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल पार्टीज, इंट्रा फर्म, एक होता है इंटर फर्म, एक होता है इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म के लिए एओए बनता है, इंटर फर्म के लिए, इंटर फर्म मतलब व्हेन योर कंपनी इज इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल पार्टीज, और वो एक्सटर्नल पार्टीज अगर गवर्नमेंट है, पब्लिक है, दूसरी कंपनीज है, उसके लिए क्या बनता है, एमओए। तो एमओए में ऑथराइज कैपिटल लिखी जाती है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब यह है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इशूइंग शेयर कैपिटल। इससे ज्यादा शेयर कैपिटल आप कभी भी रेज नहीं कर सकते। ऑथराइज शेयर कैपिटल मीन्स this is a share capital, this is the maximum limit of the share capital। जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप अपने एमओए में लिखेंगे कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दिस कंपनी कैन इशू so much of amount थ्रू शेयर, इतना ही अमाउंट इशू करेगी। बात समझ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी,
कंपनी बनेगी, कंपनी रजिस्टर होगी, तो आप उसके एमओए में क्या लिखोगे? आप एमओए में लिखोगे कि ये कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ, पूरी लाइफ दौरान इतना ही कैपिटल रेज कर सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? नॉमिनल और रजिस्टर कैपिटल। द ऑथराइज कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। ऑथराइज कैपिटल, अभी तो मैंने बोला कि भाई ये मैक्सिमम लिमिट है जो स्टार्ट करते वक्त आपको लिखनी है, बट ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्यों? क्योंकि आज फॉर एग्जांपल आपने कंपनीज खोली 2023 में और आपने बोला कि मैं टोटल कैपिटल जो रेज करूंगा वो करूंगा 1,00,000 करोड़ रुपए, ठीक है, ये लिमिट थी। तो आप एक दिन में तो नहीं करोगे, धीरे 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 कैपिटल रेज करोगे। मान के चलते हैं कि 100 साल के अंदर आपने 1,00,000 करोड़ रुपए रेज कर दिए। अब आपके ऑथराइज कैपिटल जितनी थी वो तो सब आपने पैसा ले लिया, वो पैसा तो आपने इशू कर लिया, वो पैसे का अरेंजमेंट अब आपने कर लिया। अब आप क्या करोगे? अब आप अपनी ऑथराइज कैपिटल को एक्सटेंड करोगे, इंक्रीज करोगे। तो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बट दिस इज द मैक्सिमम लिमिट जो कंपनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है बाद में जब आपका क्या हो, वो लिमिट पूरी हो जाए, ठीक है। दूसरा, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है जो कंपनी अभी इशू कर रही है, कंपनी जो अब इशू कर रही है। नॉमिनल या फिर ऑथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम लिमिट है जितना इशू हो सकता है। इशूड कैपिटल का मतलब है ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कि कंपनी को सब्सक्रिप्शन के लिए दिया जा रहा है। यहां लिखा है उसने, इट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल which is actually issued to the public for subscription including the share allotted to vendor and the signatories to the company's memorandum. The authorized capital which is not offered for public company is called unissued capital. Authorized capital का वो हिस्सा जो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए दे रखा है उसे हम बोलेंगे इशूड कैपिटल, और ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो अभी इशू नहीं किया है उसे बोलेंगे आप अनइशूड कैपिटल, ठीक है। जो अनइशूड कैपिटल है मे बी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ लेटर डेट। जो अनइशूड कैपिटल है उसको आप क्या करेंगे? बाद में पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो हिस्सा है जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। और यहां पर एक और चीज याद रखेंगे, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 90% सब्सक्रिप्शन जरूरी होता है। 19% सब्सक्रिप्शन इज मैंडेटरी। अगर पब्लिक ने 90% सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो फिर से आपको अपनी कैपिटल इशू करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा ध्यान से बात सुनना, मैंने बोला कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाह रही थी। कितने शेयर्स? 10,000। एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। कितने शेयर इशू करना चाह रही थी? 10,000। तो टोटल कितना कैपिटल रेज करना चाह रही थी पब्लिक से? 1,00,000 करना चाह रही थी। 1,00,000। एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन क्या है कि मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो 10,000 शेयर्स थे, 10,000 का मिनिमम 90% कितना होता है? 9,000। तो कम से कम कितने सब्सक्रिप्शन आपके पास होने चाहिए? 9,000 शेयर्स के। अगर 8,999 शेयर्स के भी सब्सक्रिप्शन आए तो हमें मतलब कंपनी को फिर से ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम कितने सब्सक्रिप्शन होने चाहिए? 90%। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? फिर से ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। और ये बात समझ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? 90, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और ये बात समझ, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन?
तो आपका आंसर क्या होगा? 90। कभी कभी सीधा डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया जाएगा कि सो एंड सो शेयर्स इशू हुए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, आंसर बताओ। जैसे मैंने अभी पूछा 10,000 शेयर इशू हुए एट द रेट ऑफ 10 रुपए ईच, अब आप बताओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स का होना चाहिए। तो 10,000 का 90% हम निकालेंगे। पिछले साल एक ऐसा ही क्वेश्चन यहां से आया था जिसमें लिखा हुआ था कि 9,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, तो 9,000 का 90% कितना होना चाहिए था, 8100। तो उसका आंसर निकलता है 8100 शेयर्स। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। परपेचुअल सक्सेशन जो फीचर था वहां से एक क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं। ठीक है, बात समझ आ रही है कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। चलो, सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब कौन सा है? इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक ने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है, जो पब्लिक ने लिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब उस कैपिटल से है जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर 10 रुपए का था, ठीक है, अभी कंपनी सिर्फ 6 रुपए आपसे मांग रही है, तो 6 रुपए कौन सी कैपिटल हो जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, 10 रुपए का शेयर था, आपने अप्लाई किया, आपने सब्सक्राइब किया, कंपनी आपसे बोल रही है कि अभी सिर्फ हमें 6 रुपए दो, तो 6 रुपए जो कंपनी मांग रही है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट कौन सी कैपिटल है, पेड अप कैपिटल। अब कंपनी 6 रुपए मांग रही है, आपने 5 रुपए दे रखे, तो जितना पैसा पब्लिक ने कंपनी को दे रखा है वो पैसा क्या कहलाएगा, वो कैपिटल क्या कहलाएगी, पेड अप कैपिटल। Is that portion of the called up capital which has been actually received from the shareholders। जितना पैसा शेयर होल्डर्स ने पे किया है वो पैसा कौन सा कैपिटल कहलाएगा, पेड अप। 6 रुपए मांगा था, जो मांग रही है कंपनी वो कॉल्ड अप, कॉल किया ना, कॉल्ड अप मतलब जो मांगा गया है, पेड अप मतलब जो पे किया हुआ है। बात समझ आ रही है? कंपनी को 6 रुपए की जरूरत थी, जो 6 रुपए मांगे उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल बोल रहे हैं। जो शेयर होल्डर है उसने 5 ही रुपए दिए, तो वो कौन सी है, पेड अप। नेक्स्ट अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कौन सी है, जो कंपनी ने मांगी नहीं। कंपनी ने कितने रुपए मांगे थे, 6 रुपए मांगे थे शेयर्स के, तो 6 रुपए क्या हो गए, कॉल्ड अप कैपिटल। तो अनकॉल्ड अप कितने हो गई, 4 रुपए, तो जो 4 रुपए वो क्या है, अनकॉल्ड अप। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी आपसे 6 रुपए मांग रही है, तो जो 6 रुपए उसको कंपनी ने बोला ये कॉल्ड अप कैपिटल है। आपने 5 दिए, तो जितना आपने पे किया उसे मैं बोलूंगा ये कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल है। अनकॉल्ड अप कितनी है, मांगी कितनी नहीं थी, 4 रुपए, तो 4 रुपए क्या हो जाएगी, अनकॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। ये आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी है, रिजर्व कैपिटल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजर्व कैपिटल। A company may reserve a portion of its uncalled capital to be called only in the event of winding up। कब मांगेगी ये कैपिटल, जब कंपनी क्या हो जाए, अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा, जो हिस्सा कंपनी अपने पास बचा के रख रही है और इसे सब सिर्फ कब मांगेगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, उस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे। इसके जैसे एक और कैपिटल आएगा बाद में, इसका जस्ट अपोजिट, कैपिटल रिजर्व, और ये है रिजर्व कैपिटल। बहुत कंफ्यूजन आएगा, इसीलिए अभी ध्यान दे दो, अभी बता रहा हूं, क्योंकि अभी रिजर्व कैपिटल है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली यही चीज है। बाकी इससे पहले जितना था वो एक बार में पढ़ के समझ के आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर दोगे कि वो क्या है। ये क्या है, रिजर्व कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो आप अपने पास रखा हुआ है, जो आप अपने शेयर होल्डर से नहीं मांग रहे हैं, इसे सिर्फ कब मांगा जाएगा, जब कंपनी क्या हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ये आपके पास है, जरा आप इसे देख लेते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल मीन्स, भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल मीन्स
मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट किस चीज की लिमिट है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग द होल लाइफ। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब कंपनीज की मैक्सिमम लिमिट से है जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इशू कर सकती। इसे बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है एज पर दी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। इशूड कैपिटल मींस ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने अभी पब्लिक को इशू किया। अनइशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने पब्लिक को इशू नहीं किया। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पोर्शन जो पोर्शन पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया है। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स ने पूरा का पूरा पैसा दे दिया। 10 रुपए का शेयर इशू किया, आप शेयर होल्डर बने किसी कंपनी के, आपने 10,000 रुपए 10 रुपए दे दिए। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप मतलब पब्लिक ने शेयर तो सब्सक्राइब कर दिया बट अभी पूरे पैसे नहीं दिए। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी के पब्लिक ने शेयर ले लिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, बट अभी पूरे के पूरे 10 रुपए नहीं दिए, 8 रुपए दे रखे। ये सब क्या है? कैटेगरीज ऑफ शेयर। ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर से रिपीट करवा रहा हूं क्योंकि पूरी जनरल एंट्री, पूरा ही चैप्टर इसमें, इसी में पूरा चैप्टर है। अब समझा देता हूं फिर से। पूरा चैप्टर कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल में, बस ध्यान रखना इसमें कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। इसलिए मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है? ये क्या है? एक मैक्सिमम लिमिट जो कंपनी क्या करेगी ड्यूरिंग द, ठीक है। क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? हाँ जी, एक्सटेंड किया जा सकता है। कब करेंगे एक्सटेंड? जब हम उस लिमिट को क्रॉस या उस लिमिट के आसपास पहुंच जाएंगे, तभी तो हम उसे एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट क्या है? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब जो एट अ टाइम आपने इशू कर रखा है, जितना आपको पैसे की जरूरत है उतना पैसा आप मांगेंगे। नंबर 3 इज सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब हाँ जी, सब्सक्राइब का मतलब क्या है? जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है पब्लिक ने। नंबर 4 कॉल्ड अप मतलब जितना कंपनी मांग रही है। 5वां पेड अप जितना शेयर होल्डर्स ने पे किया है। नेक्स्ट जो मांगा नहीं है। नेक्स्ट अब देखते रहना है यहाँ पर। ये क्या है? $40 लाख क्या है? $40 लाख इज रजिस्टर कैपिटल मींस ऑथराइज। मैक्सिमम ये कंपनी कितना पैसा इशू कर सकती है? 40 लाख। आगे क्या लिखा है? यहां तक बात समझ आ रही? टोटल कैपिटल 40 लाख इशू कर सकती थी ये कंपनी। इसने 40 लाख को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? तो हर हिस्से की कीमत कितनी होगी? तो 4 लाख इंटू 10, 40 लाख आता। कंपनी ने कितने ऑफर किए अभी? तो ये 2 लाख क्या है अभी? कॉल्ड अप, इशूड।
2 लाख कैपिटल कंपनी इशू कर रही है ना, तो ये कौन सी कैपिटल है? इशूड कैपिटल। ठीक है, अब क्या लिखा है यहां पर? शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो 10 रुपए का शेयर जो है उसको कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांग रही है, और कितनी इंस्टॉलमेंट बनाई है? 4। पहली इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की, और पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? तीसरी इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है? और चौथी कॉल। दैट मीन्स कंपनी जो पैसा अपने शेयर होल्डर से मांगती है जनरली वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है, ना कि लमसम में। लमसम मतलब इकट्ठा, इंस्टॉलमेंट मतलब टुकड़ों में मांग रही है। कितनी इंस्टॉलमेंट होती है? 4, और 4 के अपने अपने नाम है। क्या क्या नाम है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो 10 रुपए को उसने 4 इंस्टॉलमेंट में बांटा। जरा देखो 4 इंस्टॉलमेंट मिला के 10 रुपए हो रहे नहीं हो रहे? 2 + 3, 3 + 2। फाइनल कॉल कितने रुपए की है? बैलेंस बोला तो 10 में से 8 माइनस किया तो 2 रुपए आ गए। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलो आगे। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर, एप्लीकेशन कितने की आ गई? 2.5 लाख की। जबकि कंपनी के पास शेयर्स कितने थे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए था? 90%। तो मिनिमम कितने आने चाहिए थे? 1,80,000। अगर 1,80,000 से कम आते तो क्या ये प्रोसेस होता या फिर से इशू करने पड़ते? फिर से इशू करने पड़ते। तो अब 2 लाख शेयर्स आपके पास थे, मतलब आप इशू करना चाहते थे। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 2.5 लाख। तो प्रॉब्लम हो गई कुछ आपके लिए प्रॉब्लम की सिचुएशन है? हाँ है। क्यों है? अगर 2 लाख शेयर इशू करते और 2 लाख एप्लीकेशन से आती, 2 लाख सब्सक्रिप्शन नहीं आते, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भाई हैं शेयर 2 लाख, एप्लीकेशन 2.5 लाख के आ जाए, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? कैसे आप इस प्रॉब्लम को कैटर करोगे? तो पहली जो वे है प्रॉब्लम को कैटर करने का वो ये है कि जो एक्स्ट्रा 50,000 एप्लीकेशन आई है उन्हें आप रिजेक्ट कर दो, और एक वेटर ऑफ क्या दें? अपोलोलाइज तो नहीं, वेटर ऑफ क्या बोलेंगे इसे? अपोलोलाइज भी बोल सकते हैं कि भाई आपको सॉरी हम शेयर्स नहीं दे पाए। पहला केस ये हो सकता है ना कि 2.5 लाख एप्लीकेशन आई, आपके पास 2 लाख शेयर्स हैं, तो 50,000 क्या करना है? 50,000 एप्लीकेशन क्या कर दो? 50,000 एप्लीकेशन क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। दूसरा क्या है? दूसरा और क्या हो सकता है? क्या आपका दिमाग चल रहा है? कैसे हम कर सकते हैं? भाई जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी को 1 शेयर मिलेगा, ऐसा कुछ है? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक आदमी 100 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूं। ऐसा थोड़ी मैंने बोला है कि एक आदमी को 1 ही शेयर मिलेगा। 2.5 लाख एप्लीकेशन का मतलब ये थोड़ी है कि 2.5 लाख लोग आए हैं। 2.5 लाख एप्लीकेशन आने का मतलब ये नहीं है कि 2.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी 500 शेयर लेना चाहता हूं, 500 शेयर वो लेना चाहता हूं तो मैं उसे 400 दे दूं। कोई 200 लेना चाहता था, मैं उसको थोड़े कम दे दूं। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तो यही 2 वेज हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को डील आउट करने के लिए। पहला तो यह जितने एक्स्ट्रा आए उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए, और दूसरा क्या है? शेयर्स कम दिए जाए। तो दूसरा वाला जो ट्रीटमेंट है उसे प्रो रेटा ट्रीटमेंट बोलते हैं, आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। अब इसको कल से थोड़ा पढ़ेंगे।